नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं आज उपस्थित हुई हूँ संज्ञा के विकारी तत्व भाग 2 के साथ, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं वचन के ऊपर। पिछली वीडियो यानी भाग 1 में हमने चर्चा किया था लिंग के ऊपर, यानी संज्ञा का पहला विकारी तत्व जो है लिंग, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज का हमारा विषय है वचन। आज हम वचन के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वचन किस तरह से संज्ञा में विकार उत्पन्न करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वचन की क्या भूमिका है संज्ञा में विकार उत्पन्न करने की। देखिए, शब्द के सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना कि वचन है क्या, वचन कहते किसे हैं। आप लोग भी जानते होंगे, मैं एक बार चर्चा कर ले रही हूँ कि वचन कहते किसे हैं, वचन की परिभाषा क्या है। देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान होता है या बोध होता है, वह ही वचन कहा जाता है, उसे ही वचन कहते हैं। क्या? संज्ञा शब्द के, यानी जिस शब्द के रूप से, यानी शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक होने या अनेक होने का बोध होता है, उसे ही वचन कहते हैं। इतना देखा आपने कि वचन होता क्या है। यानी वचन हमें यह बतलाता है कि हम कितने व्यक्तियों के बारे में, कितनी वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक है या अनेक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वचन की पहचान कैसे। पहले ये जान ले कि वचन कितने प्रकार का होता है, वचन के भेद कौन कौन से हैं। तो वचन के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का ज्ञान हो, बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ मैंने सिर्फ एक बालक के बारे में, एक व्यक्ति विशेष के बारे में सिर्फ बात करी कि राम पुस्तक पढ़ता है। एक वचन का ये उदाहरण हो गया। आते हैं बहुवचन पे। तो बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु के अनेक होने का बोध हो, ज्ञान हो, उसे ही बहुवचन कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, जैसे लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ उदाहरण से आपको पता चला कि एक लड़के के बारे में नहीं, लड़के यानी बहुत से। तो यहाँ बहुवचन का यह उदाहरण हुआ कि बहुत से बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो आपने देखा एक वचन का उदाहरण और बहुवचन का उदाहरण। आइए अब आते हैं कि वचन की पहचान हम कैसे करेंगे। कुछ नियम होते हैं, साधारणतः आप जानते हैं, लेकिन कुछ विशेष नियम जो होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देखिए, वचन की पहचान के नियम क्या हैं? पहला, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा वचन की पहचान। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा वचन की पहचान, यानी हम संज्ञा या सर्वनाम अगर है तो उसके माध्यम से हम वचन को कैसे पहचानेंगे। तो 2 उदाहरण मैं आपको दूंगी, एक संज्ञा का और एक सर्वनाम का। बाकी उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए होंगे। देखिए, पहला देखिए, जैसे संज्ञा का लड़का, एक के लिए हो गया एक वचन, और लड़के बहुवचन हो गया। सर्वनाम का उदाहरण देखिए, वह किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, और वे यानी समूह, यानी बहुत से लोगों के बारे में, बहुवचन के बारे में बात हो रही है। तो ये तो आपने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा हम वचन को कैसे पहचानते हैं। आइए दूसरे बिंदु पे, विशेषण के द्वारा किसकी पहचान? वचन की पहचान।
विशेषण के द्वारा हम कैसे वचन को पहचानते हैं। विशेषण आपको पता है कि जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहे जाते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो विशेषण के माध्यम से हम वचन को कैसे पहचानते हैं, इसको भी उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, जैसे मेज पर पका आम रखा है, मेज पर पका आम रखा है, तो आपने देखा यहां विशेषण का प्रयोग हुआ है। आम का विशेषण क्या है? पका आम। और पूरा वाक्य जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि हम सिर्फ एक आम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं दूसरा उदाहरण जब आप देखेंगे और मैंने कहा कि मेज पर पके आम रखे हैं, देखा आपने, मेज पर पके आम रखे हैं। अब यहां आपने देखा कि आपको उदाहरण सुनने के बाद यह महसूस हो रहा कि यहां बहुत से आमों के बारे में चर्चा की जा रही। तो ये हो गया विशेषण के माध्यम से वचन कैसे पहचानेंगे, विशेषण के माध्यम से वचन की पहचान। आइए तीसरे बिंदु पर बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु है क्रिया के माध्यम से वचन की पहचान, यानी क्रिया के द्वारा हम वचन कैसे पहचानेंगे। देखिए उदाहरण देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे शेर दहाड़ रहा है, एक वचन की बात हो गई, शेर दहाड़ रहा है। और अगर मैंने बहुवचन की बात की तो शेर दहाड़ रहे हैं, क्रिया रहा है था और यहां क्या हो गया? रहे हैं। शेर दहाड़ रहे हैं, यानी बहुत से शेरों की बात मैं यहां कर रही हूं। तो आपने देखा ये क्रिया के माध्यम से वचन की पहचान हुई। अब आते हैं कि वचन से संबंधित कुछ अन्य नियम भी हैं जिनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए, और उनकी चर्चा मैं यहां करूंगी कि वचन से संबंधित कुछ अन्य नियम कौन कौन से हैं। देखिएगा, कभी कभी एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। कैसे? ये पहला है वचन संबंधी जो नियम है, इसमें पहला है कि एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा कि एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग कैसे है। पहला देखिएगा, उसमें आदर और सम्मान दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, यानी जब हम किसी व्यक्ति के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करते हैं तो हम क्या करते हैं? वहां आदर सूचक शब्द लगाते हैं और वो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। देखा आपने, आदर या सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे आपने कहा गांधी जी आज भी पूजनीय हैं। देखा आपने, गांधी जी क्या है? एक वचन है ना, लेकिन गांधी जी हमारे लिए एक सम्माननीय व्यक्ति हैं और उनके साथ, उनके विषय में जब हम कोई बात करते हैं तो आदर पूर्वक हम बात करते हैं। तो यहाँ गांधी जी को आदर और सम्मान देने के लिए क्या हुआ है? पूजनीय व्यक्ति हैं, यानी एक व्यक्ति, एक वचन का बहुवचन के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया। देखा आपने। और दूसरा नियम देखिएगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी नित्य यानी सदैव सॉरी, नित्य यानी सदैव। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं उनके बारे में देखिएगा। जैसे आंसू, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर, होश, लोग, दाम, ऐसे बहुत से शब्द हैं। ये मुख्य हैं जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा की। आप देखिए, बाल बहुत घने हैं। बाल मीन्स ये सिर के जो बाल होते हैं, इनके बारे में बाल बहुत घने हैं। आंखों से आंसू निकल पड़े, ये क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। आइए तीसरा नियम देखते हैं क्या है। अपना बड़प्पन प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है।
एक वचन जब हम अपना बड़प्पन कहीं प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं, वहां भी एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। कैसे देखिएगा, एक उदाहरण मैं दूंगी, आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे मैंने कहा, राजा ने कहा अब हम आराम करना चाहते हैं। यहाँ देखिए एक वचन, यानी राजा अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, किसी अन्य के बारे में नहीं, और एक वचन के बारे में बात है। लेकिन चूंकि यहाँ वो अपना बड़प्पन दिखाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रख करके वचन आसानी से पहचानेंगे, और जब पद परिचय देंगे तो वहाँ आपसे कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, कोई त्रुटि नहीं होगी आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम देखते हैं कि बहुवचन का एक वचन के रूप में प्रयोग, ये कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ उदाहरण मैं दूंगी, कुछ नियम बताऊंगी, जिनके माध्यम से आप इनको समझ सकते हैं। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं, बहुवचन का एक वचन के रूप में प्रयोग, ये कैसे करते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कुछ बिंदु हैं जिन पर हम ध्यान देंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्या है, जो बहुवचन का बोध कराने वाले कुछ शब्द होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम करते हैं तो वो एक वचन के लिए किया जाता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे सेना, सेना क्या है, शब्द क्या है, ये बहुवचन का है। सेना मतलब कई लोगों का समूह। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि मोहन सेना में भर्ती हो गया, आपने देखा यहाँ क्या हुआ, सेना को एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया। उदाहरण देखा आपने। तो इस तरह से कुछ अन्य शब्द भी हैं, और शब्द भी हैं जो कि होते तो बहुवचन में हैं, लेकिन उनका प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। और शब्द मैं आपको बताऊं, जैसे दल, टिड्डियों का दल, और वर्ग, गण, जाति, ये सारे शब्द क्या हैं, बहुवचन के हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, एक वचन के रूप में। देखा आपने, एक उदाहरण भी मैंने आपको दिया सेना का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम इसमें है, जहां पर कि बहुवचन को एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, व्यक्तिवाचक, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक एवं धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती है। फिर से मैं दोहराती हूं, ध्यान से सुनिएगा। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, वह एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, प्रयुक्त होती हैं। कैसे, उदाहरण दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कमल अच्छा लड़का है, कमल यहाँ नाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। कमल अच्छा लड़का है, आपने क्या देखा, यहाँ लड़का एक जाति को संबोधित किया जा रहा है। तो यहाँ आपने देखा कि क्या है, एक वचन में प्रयुक्त हुई है लड़का, जबकि एक जाति है, यानी बहुवचन का है शब्द, लेकिन प्रयोग कैसे हुआ है, एक वचन के रूप में। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान देना है, और पद परिचय को बिल्कुल आसान बनाना है, सरल बनाना है। चलिए अब हम आते हैं तीसरे नियम पर। पहला हमारा क्या था, एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग, दूसरा था बहुवचन का एक वचन के रूप में प्रयोग। अब तीसरा नियम है दोनों वचनों में प्रयोग, यानी कुछ शब्द हमारे ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग हम दोनों वचनों में करते हैं। वो कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग दोनों वचनों में होता है। वे शब्द कौन से हैं, यानी जो जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञाओं का प्रयोग होता है, जातिवाचक संज्ञा सूचक जो शब्द होते हैं, उनका प्रयोग दोनों वचनों में होता है, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। कैसे, उदाहरण देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। पहला उदाहरण लीजिएगा, बालक पढ़ रहा है।
यहाँ आपने देखा बालक एक वचन में प्रयुक्त हुआ है और बालक किसका सूचक है? जातिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का। और यही देखिए कैसे कितनी बारीकी से और कितनी खूबसूरती से बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। देखिएगा, लड़का, बालक पढ़ रहे हैं। पहले में मैंने कहा बालक पढ़ रहा है तो आपको लगा एक बालक के बारे में बात हो रही है, और वहीं मैंने बिल्कुल आसानी से बताया और बिल्कुल कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ वर्णन किया गया एक वचन का बहुवचन के रूप में कि बालक पढ़ रहे हैं। यानी आपको ये लगा सुनने के बाद कि मैं बहुत से बालकों के, बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि दोनों वचनों में प्रयोग होते हैं, और वो कौन होते हैं? जातिवाचक संज्ञा जो होती है वह दोनों वचनों में, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयुक्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वचन अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसके पहले वीडियो में मैंने किसके बारे में? लिंग के बारे में चर्चा की थी, और ये भी आपको बताया था कि संज्ञा के विकारी तत्व 3 हैं, लिंग, वचन और कारक। तो लिंग हमने पढ़ लिया, वचन की चर्चा हमने आज करी, और कारक की चर्चा हम अगले भाग में करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज वचन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और पद परिचय की तरफ एक कदम आसानी की तरफ आप और बढ़े होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अच्छी लगी तो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कारक में जो वीडियो मैं बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप पद परिचय के लिए तैयार हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।